15 तारीख को जब ये बात सामने आई कि उन 11 कन्विक्ट को, अपराधियों को देश में रिहा किया जा रहा है, जिसने बेहद बर्बरता से बिल्किस बानो के 15 सदस्यों के परिवार में से 14 को बेरहमी से मारा और उसमें से कई महिलाओं के साथ उतनी ही बर्बरता के साथ रेप किया और मार डाला। यहाँ तक एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। लेकिन इन दरिंदों ने इंसानियत की और सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली हरकत की उस 3 साल की बच्ची को बिल्किस बानो की गोद से छीनकर पत्थर पर पटक कर वहीं पर मार डाला। ऐसे अपराधियों को इस देश की सरकार और गुजरात सरकार रिहा करती है और जिस कमेटी का निर्माण होता है वो कमेटी कहती है कि चूंकि ये ब्राह्मण है और ये संस्कारी है तो इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। यही इनके संस्कार हैं। देश का कोई भी परिवार, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का होगा, वो अपने बच्चों को इस तरह की किसी भी हिंसा के लिए कभी शिक्षा नहीं देता होगा। ये कहाँ का संस्कार है जो ये गुजरात की कमेटी वहां पर कोर्ट करते हुए उन 11 कन्विक्टों को रिहा करती है। ये देश को पूरी तरह पूरे विश्व में शर्मसार करने वाली घटना है और इस समय मुझे शर्म आ रही है ये सोचकर कि जिस आजादी के लिए, जिस स्वतंत्रता के लिए हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी होगी, उस दिन उनका शर्म से झुक गया होगा कि इसी देश में यहाँ की एक औरत के साथ इतनी बर्बरता से बलात्कार करने के बाद उसे रिहा किया जाता है, ये कहते हुए कि ये संस्कारी है। हम किस देश में हैं, इसकी तो ये सवाल हमें करना चाहिए कि हम किस सत्ता के अंदर हैं, कौन सत्ता हमारे ऊपर काबिज है और किस तरह का ये शासन है जिसमें कि 15 अगस्त को यहाँ का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से चिल्ला कर बोलता है कि हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए, हमें औरतों का सशक्तिकरण करना चाहिए और उसी के राज्य में दोपहर ये 11 अपराधियों को स्वागत के साथ रिहा किया जाता है। वीएचपी हिंदू महासभा के लोग उनका पैर छूते हैं, मालाओं से उनका स्वागत करते हैं और उन्हें मिठाइयां खिलाते हैं। हम किस देश में हैं, हम किस दौर में जी रहे हैं, हमें ये सवाल करना चाहिए। ये क्या मैसेज देना चाह रही है, हमें ये समझना चाहिए। ये फांसीवादी निजाम है और ये बता रही है कि आने वाला दौर देश में गुजरात में जो 2002 में हुआ वो बार बार दोहराया जाएगा। और वो किस लिए? वो इसलिए कि जिस प्रधानमंत्री को लाल किले से इस देश में बताना था कि यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार क्यों नहीं है, यहाँ के नौजवानों के पास शिक्षा क्यों नहीं है, 6000 बच्चे भूख से बिलख कर रोज क्यों मर जाते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री वहां पर अपना ही पीठ ठोक रहा है। उसकी पूरे 1 घंटे 39 मिनट का भाषण सुनने के बाद लग रहा था कि ये भाषण एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है जहां सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है, जहां शिक्षा कोई समस्या ही नहीं है, जहां रोजगार कोई बात ही नहीं है, स्वास्थ्य तो ये गलियों में मिलता है। जब सारी समस्याओं का समाधान हो गया तब क्या होता है? मॉरल प्रीचिंग। औरतों की सुरक्षा करना चाहिए, बच्चों को प्यार करना चाहिए, सम्मान। ये हमारे देश निश्चित ही ये समस्या है, लेकिन क्या ये समस्या है? अगर औरतों की सशक्तिकरण की बात ही करनी थी तो औरतों के न्याय, उनके नौकरी के बारे में क्यों नहीं बात किया? क्यों नहीं बात किया कि आंगनबाड़ी की औरतें पिछले 1.5 साल से अपने हक के लिए सड़कों पर आई है, क्यों नहीं उन्हें हक मिला? क्या वो औरतें नहीं है? क्या उनका सम्मान और अपमान नहीं हो रहा सड़कों पर जब वो बार बार अपने मानदेय के लिए और अपने आप को परमानेंट करने के लिए सड़कों पर उतरती है? क्या ये उनका हक नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? नहीं। प्रधानमंत्री जी को और बड़े भावुक होकर बोलते हैं, मजाक नहीं करना चाहिए औरतों के लिए। हाँ, ऐसे शब्द नहीं निकालने चाहिए कि जहाँ पे किसी तरह से लगे कि हम औरतों का मजाक उड़ा रहे हैं। 11 अपराधियों को आपने रिहा किया पूरे देश में, उन औरतों का जो कि न्याय के साथ खड़ी है, उनके ऊपर
शक्ल पे एक तमाचा था ये 11 कन्विक्टों को रिहा करना। ये क्या मजाक नहीं था? इतना भयंकर, इतना क्रूर मजाक इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। क्या हमें ये अब समझने की जरूरत नहीं कि हम क्या जी रहे हैं और ये क्या दौर है? ये बेहद खतरनाक दौर है और ये जो चल रही राजनीति है, इसके पीछे की जो की सच्चाई है, अगर उसे हम नहीं समझेंगे तो आने वाले दौर को हम बस देखते रहेंगे और बोलेंगे कि ये क्या हो गया। उसे समझना होगा हमें। ये पूंजीपतियों और बड़े बड़े थैली शाहों की ये सरकार है, उनके हित के लिए काम कर रही है। और जब आप सड़कों पर उतरेंगे अपने अधिकारों के लिए, तो यह आपको जाति के नाम पे या आपको धर्म के नाम पर बांटेगी और इसी तरह के तमाम गुंडों, लंपटों, बलात्कारियों को सड़कों पर खुला छोड़ेगी। जैसे खुले सांड छोड़े जाते हैं, ऐसे ये सड़कों पर घूमेंगे ताकि हर वो न्याय की बात करने वाले लोगों को भय हो। लेकिन क्या हम डरेंगे? नहीं। वैसे भी डर कर बहुत जी रहे हैं, कितने दिनों तक और डर कर जिएंगे? इस राजनीति को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज खुद ही देख लीजिए ये कितनी बड़ी घटना है कि 11 अपराधियों को, इतने क्रूर अपराधियों को रिहा किया गया। क्यों सड़कों पर देश की औरतें नहीं है? क्यों? क्योंकि पिछले 14-15 साल की जो राजनीति देश में हो रही है, एक औरत को मुसलमान बना दिया जाता है। एक औरत को, हालांकि उसकी पहचान होती है, लेकिन उस पहचान को जिस तरह स्थापित किया गया है देश में, उसके नाम पर उसके हक अधिकार छीन लिए जाते हैं। उसके प्रति हमारी जो न्याय की भावना है वो भी हमसे छीन ली जाती है। और इसलिए इस राजनीति को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि क्यों निर्भया के लिए जो लोग महीनों सड़कों पर थे, आज क्यों सड़कों पर नजर नहीं आ रहे? क्योंकि 14 साल की राजनीति ने बता दिया है कि मुसलमान देश की सारी समस्याओं की एकमात्र जड़ है मुसलमान। क्या हमें लगता है ये देश की जो भी आज जहां तक भी ये देश है, क्या मजदूरों में मुसलमान नहीं? क्या शिक्षकों में, क्या छात्रों में मुसलमान नहीं? हर कोई मिलकर इस देश के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन इस मेहनत की मलाई वो मुट्ठी भर लोग मार जाते हैं जो बड़े बड़े पूंजीपतियों घराने के हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? आपस में लड़ाई, नफरत, जहर। और इसी राजनीति को हमारे बीच स्थापित किया जा रहा है। ये बेहद खतरनाक दौर है। हमें समझना होगा इनकी इस खतरनाक राजनीति को कि मुसलमान, दलित, इन नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर हमें लगातार बांटा जाएगा। और अगर हम बटेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी में भी सबसे पहले यहूदियों पर हमला हुआ था, पड़ोसी के खून का प्यासा हो गया था। लेकिन जब फासीवाद पूरे देश पर छा गया तो हर इंसान अपने हर हक से मारा गया था। उसके पास न नौकरी थी, न उसके पास अपनी अभिव्यक्ति की आजादी थी। और यही यहाँ देश में भी होने जा रहा है। हमें समझना होगा इस राजनीति को कि ये राजनीति हमारी एकता को बांटने के लिए है, हमें सच्चाई से मुंह मोड़ने के लिए ही है। और देश में हजार दंगे फिर से भड़काने के लिए ये राजनीति चल रही है। इसे जानना बेहद जरूरी है। आप सबसे यहाँ पर जो भी मीडिया के लोग हैं, उन्हें भी ये कहेंगे कि जाइए, जाकर गुजरात में जो हुआ और दंगों के बाद जिस तरह एक एक सबूतों को मिटाया गया, जब उसके पन्नों को खोल कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस शातिर बुद्धि की तरह ये अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने मिलकर कितनों को मरवाया है अपने सारे सबूतों को मिटाने के लिए। लेकिन आज उन्हें वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज इन्होंने सत्ता के हर स्तंभ में, न्यायपालिका से लेकर पुलिस और सब में फांसीवाद को घुसा दिया है। उसमें पूरी तरह फांसीवाद स्थापित है। तो अब इन्हें उन गुंडों और क्रिमिनल्स की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। बस एक इंटरव्यू देंगे, जैसे अमित शाह ने इंटरव्यू दिया और रात को तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हो गई। अब ऐसे ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो इस तरह से, अब इन्हें तीन तिक्रम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए अब समझने की जरूरत है कि सत्ता के पोर में फांसीवाद समा चुका है। और इस पोर में समाये फांसीवाद को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए भी जर्मनी के वो दिन दूर नहीं है। अगर हमें अपने देश को बचाना है तो हमें समझना होगा कि हमारी शक्ति
के संघर्ष में है और समाजवाद को स्थापित करने में है। एक ऐसी सत्ता जो मजदूरों द्वारा स्थापित होगी, जो इंसानों के, जिसका केंद्र इंसान होगा, मुनाफा नहीं, वही सत्ता इस देश को और विश्व को बचा सकती है। इसके बिना ये पूंजी पर आधारित सत्ता सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का और पूरी जनता का खून निचोड़ने के लिए है और उन्हें दंगों में बांटने के लिए है। इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। बिल्किस बानो को न्याय दो।